और खासतौर पर एक ऐसा शख्स जो बेहद पढ़ा लिखा, खुद डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है, और डॉक्टर तो मेडिकली बायोलॉजी के हिसाब से एक इंसान के शरीर, जिस्म, उसके जिंदा रहने, उसकी मौत की सारी चीजें बता देते हैं। यहां तक कि मेडिकल में मौत का वक्त तक बता देते हैं, मौत की वजह बताते हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसके दिमाग में एक सनक सवार हो गई कि वो एक किसी शख्स को मरता हुआ देखना चाहता है और फिर उसके शरीर से उस आत्मा को निकलते हुए देखना चाहता है। और इस देखने के चक्कर में वो क्या कुछ कर गुजरता है आप सोच भी नहीं सकते। कहानी केरला की है, कहानी केरला के तिरुवनंतपुरम की है। और इसी तिरुवनंतपुरम में एक बहुत ही अच्छी, अमीर, पढ़ी लिखी फैमिली रहा करती थी इसी तिरुवनंतपुरम के एक पॉश एरिया में। उस पॉश एरिया का नाम था नंथनकोड। इस नंथनकोड में एक घर में कुल 4 लोग रहा करते थे, हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी। हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर, नामी डॉक्टर। बट अब दोनों की उम्र हो गई थी, दोनों रिटायर हो चुके थे। जो पूरे परिवार के जो मुखिया थे उनमें से एक कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे, मेडिकल के, डॉक्टर जीन पद्मा। ये 58 साल की थी, जो वाइफ डॉक्टर साहब की, और ये एक डॉक्टर थे, रिटायर हुई। इसके अलावा राजा थंकम की उम्र करीब 60 साल, ये प्रोफेसर रहे, फिर डॉक्टर भी रहे, फिर रिटायर अपनी लाइफ जी रहे थे। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। माँ बाप चाहते थे कि उनके जैसे उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बने। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। पहले बेटी गई क्योंकि बेटी बड़ी थी, और बेटी के बाद फिर बेटे को भेजा। इनकी जो बेटी थी उसका नाम था कैरोलिन। कैरोलिन ऑस्ट्रेलिया गई, उसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई की, वापस इंडिया आ गई। लेकिन जो उसका भाई था वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही रहा, क्योंकि वो बाद में गया था तो उसकी पढ़ाई जो है बाद में पूरी होनी थी। तो बेटी कैरोलिन ऑस्ट्रेलिया से लौट आई, बेटा अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है। बेटी का नाम है केबल जिनसन राजा, उम्र करीब 30 साल। केबल ऑस्ट्रेलिया में अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल सब नॉर्मल, ठीक है, छुट्टी होती है, घर आता है। इधर घर वाले भी खुश हैं कि चलो बेटा बेटी दोनों डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसी पढ़ाई के दौरान, मेडिकल की पढ़ाई करते करते, कंप्यूटर पर बैठते हुए, उससे पढ़ने लिखने का और अकेला रहने का बड़ा शौक था, तो वो कुछ ना कुछ सर्च करता रहता। धीरे धीरे एक दिन उसके जहन में एक ख्याल आया। ख्याल ये कि जब इंसान मरता है तो कहते हैं कि बॉडी यहीं रह जाती है, उसको या तो दफना देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो चली जाती है। तो शरीर, इंसान जब मरता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है। तब उसके दिमाग में आना शुरू हुआ कि ये आखिर आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा होती क्या है, ये निकलती कैसे है, क्या किसी को दिखाई देती, क्या किसी ने देखा। बहुत सोचता रहा, सर्च करता रहा, रिसर्च करता रहा, गूगल पे बैठा रहा, मेडिकल की बुक पढ़ता रहा। फिर उसके दिमाग में एक बार खुद ही ख्याल आया कि अमूमन जब किसी की मौत होती है तो उसके आसपास तो कोई होता नहीं है, क्योंकि कब किसकी मौत आए किसी को पता नहीं चलता है। तो फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी कि जब मौत होती है कोई होता ही नहीं, तो सुख हो सकता है आत्मा निकलती है शरीर से, तो इसलिए कोई देख नहीं पाती क्योंकि वहां मौजूद तो होते नहीं है। अब इसने कहा कि मुझे किसी शरीर से आत्मा को निकलते हुए देखना है। अब ये बड़ा मुश्किल, कैसे बताए कि कौन कब किस वक्त मरने वाला है। वो सोचता रहा, पढ़ता रहा, रिसर्च करता रहा, ढूंढता रहा, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करता रहा। और फिर उसकी पढ़ाई पूरी हुई और आखिरकार 2017 में वो ऑस्ट्रेलिया से वापस अपने घर तिरुवनंतपुरम आ जाता है। अब घर आने के बाद माँ बाप देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हैं। पहले वो हर एक के साथ बड़ा सोशल रहता था, बातचीत करता था, दोस्तों से मिलने जाता था, बहन के साथ अच्छे से बात करता था। लेकिन जब से आया बड़ा गुमसुम, अकेला अकेला। ये पूरी फैमिली एक घर में ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और ये खुद फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में रहता था। तो जब से आया अपने कमरे में ही बैठकर कंप्यूटर पे बैठा रहता। बहुत सारे रिलेटिव आते मिलने के लिए, तो पूछते कहाँ है, तो पता चलता ऊपर है। हाय हेलो से ज्यादा किसी से बात नहीं करता, कभी नीचे नहीं उतरता। घर वालों को लगा कि कुछ दिक्कत है इसके साथ। वो पूछते भी कि प्रॉब्लम हो तो बताओ, कहता नहीं। और वो यही कहता था बार बार, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं स्टडी कर रहा हूँ। घर वालों को लगा शायद पढ़ाई की बातें कर रहा है, पढ़ाई के बारे में कुछ और करना चाहता है। लेकिन असल में वो लगातार आत्मा की तलाश में लगा हुआ था। काफी दिन हो गया इसी तरह उसकी जिंदगी बीतती रही और आखिरकार एक तारीख आती है 7 अप्रैल, बल्कि 6 अप्रैल 2017। 6 अप्रैल 2017 की सुबह जब उठता है केडल, तो एक नए ख्याल के साथ उठता है। वो कहता है मैंने हर तरफ कोशिश कर ली और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आत्मा दिखाई तो देती है, लेकिन शर्त यह है कि एक आदमी जब मर रहा हो तो उसकी मौत के वक्त उसके पास खड़े हो जाओ और फिर उसे देखो मरते हुए। और जब मरते हुए देखोगे तो फिर आत्मा निकलेगी शरीर से और फिर तुम उसको देख लेना। अब ये इसके दिमाग में घुस गई ये बात कि आत्मा तभी देखेगी जब मैं किसी को मरते हुए देखूं। लेकिन मरते हुए कैसे देखूं? अब अगला सवाल उसके लिए बड़ा मुश्किल है।
तो उसने कहा देखना तो है, क्योंकि इस रहस्य को जानना है, तो क्या करूं। उसने सोचा कि कोई लोग बीमार हैं, कई कुछ और है, किसी की उम्र हो गई, लेकिन इनका इंतजार करना पड़ेगा और मुझे इंतजार नहीं करना है, मुझे तो देखना है और आज ही देखना है। और ये बात है 6 अप्रैल 2017 की। अचानक घर के अंदर ही उसके फादर बाहर गए, बहन उसकी किसी काम से गई। अब घर में सिर्फ माँ और एक नीचे उसकी दूर की रिलेटिव रहती थी, आंटी, वो घर में थी दोनों। अचानक इसने एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया। इसने कहा कि एक काम करता हूं, मैं अपनी माँ को मारता हूं और जब माँ को मारूंगा तो उनके पास रहूंगा। मारने के बाद देखता हूं कि जब माँ मरती है तो आत्मा कैसे निकलती है और वो आत्मा दिखती कैसी है। इसके बाद अब वो घर में बैठा मौके का इंतजार करता रहा। जब फादर और उसकी बहन निकल गए, उसने एक वजनी चीज उठाया और माँ के कमरे में उस वक्त माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, जाके सर पे जोर से मारता है। और मारने के बाद अब वो लगातार माँ को घूर रहा है, माँ चीख रही है। फिर देखता है कि माँ अभी तो मरी नहीं है, तो उसे इंतजार नहीं होता। फिर वो दूसरा वार करता है, माँ गिड़गिड़ा रही है, लेकिन दूसरे वार के बाद माँ निढाल। अब वो वहां पर है और देख रहा कि माँ मरे तो मैं आत्मा देखूं। अचानक उसे कमरे में कोई आवाज सुनाई दी। वो पीछे पलट कर देखता है तो जो नीचे उसकी आंटी रहती थी, जिनकी उम्र अच्छी खासी थी, 70 साल की ललिता, वो शोर सुनकर कमरे में आ गई थी। और जैसे ही कमरे में आई, उन्होंने खौफनाक मंजर देखा कि उसकी माँ डॉक्टर जीना वो बेड पर लेटी नहीं, खून से लथपथ, बेटे के हाथ में कोई लोहे का रॉड है। तो इतने देर में जैसी ललिता आई, ये पलट गया देखने के लिए कि कौन है केडर। जैसे ही पलटा तो वो उसको देख रही है, उन्हें पता है कि इसी ने कत्ल किया। उसके बाद वो पलटने के बाद फिर अपनी माँ की तरफ पलटता है तो देखता है माँ बेसुध है, मतलब अब माँ मर चुकी है। अब वो बड़ी गौर से ध्यान से अपनी माँ को देख रहा है। उससे कोई मतलब नहीं कि पीछे आंटी खड़ी है, कि माँ मर गई है, आत्मा निकलने वाले और उसको मैं देखूंगा। लेकिन खड़ा रहा उधर, कुछ दिखाई नहीं। अचानक उसे लगा कि ओह गलती हो गई। जैसे ही माँ को मारा, माँ की मौत कुछ सेकंड पहले हो चुकी है, क्योंकि पीछे आ गई थी आंटी। मैंने पीछे पलटा, जब आंटी को देख रहा था माँ मर गई और माँ की आत्मा निकल गई, मुझे दिखाई नहीं दिया। अब उसने कहा कि आंटी की वजह से मुझे माँ की आत्मा नजर नहीं आई। और वो पलटता है और उसी रोड से आंटी के सर पे मारता है। कहता चलो माँ नहीं, आंटी की आत्मा को देख लूंगा। अब आंटी के सर पे मारता है, वो आंटी बुजुर्ग गिर जाती है, उसके बाद दोबारा मारता है और वहीं बैठ जाता है। अब वो आंटी को मरते हुए देख रहा है, धीरे धीरे खून रिस रहा है, आंटी मर रही है, उनकी सांसें रुक रही हैं और वो बैठा हुआ है और बैठकर बहुत गौर से आंटी को देख रहा है। देखता रहा। थोड़ी देर के बाद आंटी खामोश, अब खामोश, और ये इंतजार कर रहा है आत्मा निकले, रूह निकले तो मैं देखूं, बट ना कोई आत्मा ना रूह। थोड़ी देर के बाद उसने चूंकि मेडिकल की पढ़ाई की थी, अपनी माँ की नब्ज देखी, अपनी आंटी की नब्ज देखी, दोनों की नब्ज ठंडी, हरारत कुछ है नहीं। उसे लगा कुछ गड़बड़ हो गया। आत्मा तो आई थी, निकल गई और मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि मेरे दिमाग में था, माँ की तरफ ध्यान था, आंटी ने आके ध्यान मेरा भटका दिया। अब क्या करें, 2 कत्ल कर चुका है घर में। उसे लगा अब क्या करें। उसने कहा ठीक है, पापा आने वाले होंगे, पापा को मार के उनकी आत्मा देखेंगे। अब आराम से दोनों लाशों को छोड़कर नीचे आकर चुपचाप बैठ गया, इंतजार करने लगा। करीब 1-1.5 घंटे के बाद पापा घर में दाखिल होते हैं। जब घर में दाखिल होते हैं तो अचानक पीछे से उनके सर पर एक जोर से वही लोहे का रॉड मारता है। पापा सर पकड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा उन पर हमला कर रहा है। वो भी गिड़गिड़ाते हैं, ये क्या है। उसे को मतलब नहीं, वो दोबारा मारता है और मारने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। उसे पता है कि पापा उठने वाले नहीं है। अब बैठा हुआ है, बड़ी ध्यान से देख रहा है कि पापा की आत्मा निकलेगी, ये देखो। बैठा रहा, पापा की जान निकल गई, धड़कनें रुक गई, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दी। उसे लगा ये क्यों हो रहा है ऐसा, पापा भी मर गए, माँ को भी मारा, आंटी को भी मारा, आत्मा तो दिखाई नहीं दी, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने कहा चलो एक चौथी कोशिश करते हैं। सिस्टर आने वाली है घर पे, सिस्टर को मारते हैं, शायद उसकी आत्मा दिखाई दे। अब वो दोबारा घर में इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद सिस्टर आई, दरवाजा खुला, जैसे ही अंदर आई उसने सिस्टर को भी उसी लोहे के रॉड से मारा। सिस्टर गिर गई, हैरान, भाई से उम्मीद ही नहीं थी। फिर दोबारा मारा, सर से खून गिरने लगा, सिस्टर नीचे गिरी हुई है। अब वो उसके करीब बैठकर उसको बड़ी हसरत से देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि कम से कम इसकी आत्मा तो दिखाई दे जाएगी मुझे। बैठा रहा, बहन तड़पती रही, खून रिसता रहा, लेकिन जिस चीज के लिए वो बैठा हुआ था वो दिखाई नहीं दी। वो थी अपनी उसकी बहन की आत्मा। हालांकि उसने एक एक कर 4 कत्ल किए, तो कानून की भाषा में अगर देखें तो ये सीरियल किलर नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी पे याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक सीरियल किलर की कहानी है।
डिकोडिंग रमन राघव, इंडिया फर्स्ट सीरियल किलर। कहा जाता है रमन राघव जो है इंडिया का पहला सीरियल किलर है। तो कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर रमन राघव की पूरी कहानी, सीरियल किलर कैसे बना, क्या दिमाग में चलता था, डिकोडिंग रमन राघव इंडिया फर्स्ट सीरियल किलर की कहानी है, तो जरूर सुनिए। कुकू एफएम एक बेहद तेजी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल है, बल्कि 5000 से ज्यादा है बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर बताना। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि बहन भी शांत हो गई। अब उसे बड़ा अजीब लगा कि चारों को मारा, चारों में से किसी की आत्मा दिखाई नहीं दी। फिर खुद ही अपने आप से बात करके वो खुद को दिलासा दे रहा है कि हो सकता है आत्मा उसी वक्त नहीं निकलती है, थोड़ा वक्त लेती है, शरीर के अंदर रहती है और कुछ घंटे बाद या हो सकता है 8 दिन बाद शरीर को छोड़ती है, क्योंकि शरीर के साथ लगातार रहती है, अचानक क्यों छोड़ दें। फिर खुद ही को तसल्ली देता, अच्छा तो ये बात इसीलिए आत्मा दिखाई नहीं दी, तो काम करते हैं, इंतजार करते हैं। अब उसने सारी बॉडी को एक साथ रख दिया घर के अंदर। एक साथ रखने के बाद अब वो बैठा हुआ है इस इंतजार में कि आत्मा अब दिखाई दे। घर के अंदर है, दोपहर से शाम हो गई, रात हो गई, खाना पीना कुछ नहीं, बॉडी के पास बैठा हुआ है। पूरी रात बैठा रहा, सोया तक नहीं, आत्मा दिखाई नहीं दी। अगले दिन सुबह पड़ोसियों ने अक्सर बातचीत होती थी, घंटी बजाई, ये वापस गया। जाना नहीं चाहता था कि कहीं आत्मा ना निकल जाए, लेकिन मजबूरी में ये भी था कि घर में 4 लाशें पड़ी है। गया, उन्होंने कहा कहाँ है सब, उसने कहा कहीं सब बाहर गए दूसरे शहर में। तो उन्होंने कहा हमेशा जानते थे कि बेटा खाना वाना, तो बोला नहीं खाना हमारा कहीं और से आ रहा है, टाल दिया। वापस घर के अंदर फिर से लाश के पास बैठा हुआ, पूरा दिन निकल गया, दूसरा कोई आत्मा दिखाई नहीं दी। अब तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन में लाश के पास बैठा हुआ है। अब चूंकि लगभग 72 घंटे हो गए, लाश के अंदर से बदबू आने लगी। अब इससे भी बदबू आने लगी तो ये लाश से थोड़ा थोड़ा दूर होता गया, आत्मा दिखाई नहीं दी। उसने लगा कुछ गड़बड़ है। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि अगर ये बदबू पड़ोस तक पहुंचेगी तो भेद खुल जाएगा, क्या करें। अब वो घबरा गया, क्या आत्मा के लिए सबको मार डाला, आत्मा तो दिखाई नहीं दी, अब यहाँ 4 लाशें हैं, पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो उसने कहा अच्छा, चाकू लेकर आया, चारों लाशों के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उस पर पेट्रोल और तेल डाला, कुछ घर के गद्दे वद्दे सब लाश के पास रखा और एक जो उसका कभी कभी वो पंचिंग बैग होता है घर में, उसने उस पंचिंग बैग को भी वहां पर रख दिया ताकि ये लगे कि ये उसकी भी लाश थी। अब ये सारी चीजें करने के बाद उसने 9 अप्रैल 2017 की बात है, 6 अप्रैल को उसने 4 कत्ल किए थे आत्मा देखने के लिए। अब 3 दिन हो गए, 9 अप्रैल 2017। जब बदबू आने लगी, सारे लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए उसने, उसके बाद उस पर पेट्रोल डीजल डाला, तेल डाला और सारे गद्दे वद्दे रखे और आग लगा दी। उसे लगा आग लग जाएगी घर के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब उसने इतनी सारी चीजें रख दी थी और इतना पेट्रोल डीजल कि आग के शोले जो है ऊपर तक पहुंचने लगे, छत तक। जब आग तेज हुई तो वो घबरा गया कि इस आग में तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो अचानक डर के मारे वो 9 अप्रैल को आग लगाने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकलता और चला जाता है। इधर घर से जब धुआं और शोले उठने दिखाई दिए, पड़ोसियों को नजर आई, उन्होंने फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया, पुलिस को फोन किया, पुलिस की टीम आई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। आग बुझाने के बाद अब घर के लोग सब गायब। तब ये कि कहीं कोई हादसा हुआ, जल ना गया हो, और उसकी कोशिश यही थी, यही दिखाने की कि हादसे में सब मारे गए। तो खैर आग बाग बुझी। और उस आग बुझाने के बाद जब पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची घर में, तो उन्हें मां से लोथड़े नजर आए। उन्होंने कहा ये क्या है। खैर जितने मिले जो जले नहीं थे उन सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको हॉस्पिटल भेजा। पता चला ये इंसानी मांस के लोथड़े हैं। अब बड़ी अजीब बात थी। तो पहले ये हुआ कि आग से तो जलता है, कटता तो है नहीं। तो फिर फॉरेंसिक के पास भेजा तो पता चला कि ये काटा गया है। तो पुलिस को लग गया कि ये हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। और जो काटा गया है वो उसमें ये भी है कि ये जलने से, आग लगने से पहले की ये सारी चीजें मौत हो चुकी है। अब पुलिस ने जब सारी चीजें देखी सारी, तो ये हुआ कि 4 घर में लोग रहते हैं, एक नीचे वाली मिलाकर 5। तो अगर ये मर्डर है तो फिर एक घर का कोई गायब होगा। तो फिर पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने 2 दिन से घर के बाकी लोगों को नहीं देखा, ना डॉक्टर साहब को, ना उनकी वाइफ को, ना उनकी बेटी को, ना आंटी को, सिर्फ वो बेटा दिखाई दिया था। और उन्होंने खाने वाने का पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो पुलिस को लगा कि अच्छा केडर वही एक मिसिंग है, तो पहला शक उसी पर। यह बात है 9 अप्रैल 2017। वो गायब 10 अप्रैल को पूरे केरल में, बाकी जगह पर भी।
ये खबर 4 लोगों के घर में मौत, जलने से पहले लाशों के टुकड़े, पूरे केरल में एकदम हेडलाइंस थी हर न्यूज चैनल पर। इत्तेफाक से एक जगह बैठकर अपने घर से बहुत दूर तिरुवनंतपुरम से बाहर केरल भी टीवी पर ये न्यूज देख रहा था। जब से न्यूज देखा कि पुलिस पहुंच गई और ये हो गया कि ये 4 मर्डर है और उसके बाद आग लगाई गई है, वो अचानक शॉप से उठता है जहां बैठा हुआ था, वो वापस तिरुवनंतपुरम पहुंच जाता है और अपने घर पहुंचा। पुलिस उसी का इंतजार कर रही थी। पुलिस उसे पकड़ती है, ले जाती है, पूछती है कि ये क्या है। पुलिस को लगा बातें होंगी, वो कुछ और कहेगा, हम कुछ और पूछेंगे। उसने हंसते हुए कहा, इन 4 कत्ल के लिए मैं जिम्मेदार हूं। पुलिस हैरान कि कैसा कातिल है। मैं पूछा तुम कहां थे? उसने बोला 9 अप्रैल को मैं यहीं था, मैंने मारा। 6 अप्रैल को 9 को आग लगाई, आग के शोले बहुत ज्यादा बढ़ गए, मुझे लगा कि मैं भी जल जाऊंगा, मैं निकल गया। फिर मैं डरा भी कि पता नहीं पुलिस पकड़ेगी, तो मैं इस शहर को छोड़कर चला गया। तो बोला आए क्यों? बोला मैंने टीवी पर न्यूज देखा, तो जब ये देखा कि 4 लोगों का कत्ल मर्डर है, तो फिर मैंने कहा मुझे आना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं इसलिए आ गया हूं। अब पुलिस हैरान कि एक कातिल शहर से दूर है और टीवी पर देखकर खुद ही आ रहा है और पुलिस के पास कह रहा है कि मैं ही। अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो पुलिस ने उससे पूछा तुमने किया क्यों? वो मुस्कुराया, बोला ये सब मेरे माँ बाप, मेरी सिस्टर, मेरी आंटी थी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, पर मुझे आत्मा देखना था। पुलिस क्या देखना था? जब उसने कहा कि मुझे आत्मा देखना था, मुझे रूह देखनी थी, पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ये कत्ल करके भागता है, अगले दिन लौट आता है, कहता है मैंने ही कत्ल किए, और कहता है मुझे आत्मा देखनी है। अब पुलिस को लगा कि इसकी दिमागी हालत का पता नहीं। साइकेट्रिस्ट और बाकी लोगों को बुलाया गया, उन सबके सामने उसका यही बयान कि इन 4 को मैंने मारा। मारने के बाद मैंने एक कर बारी से मारा, हर एक के पास बैठा रहा कि उनके शरीर से आत्मा निकलेगी, मैं देखूंगा, लेकिन कोई आत्मा ही नहीं निकली। तो इसलिए जब आत्मा नहीं निकली तो मुझे एक के बाद एक 4 लोगों को मारना पड़ा। अगर पहले ही मौत के बाद, यानी मेरी मां की मौत के बाद मुझे आत्मा दिखाई दे जाती तो मैं अपने फादर, अपने सिस्टर या अपनी आंटी को नहीं मारता, लेकिन वो दिखाई नहीं दी तो मैं एक कर सबको मारता गया क्योंकि शायद आत्मा दिख जाए, पर दिखा नहीं। मैं 3 दिन तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि शायद आत्मा लेट निकलती है, तब भी नहीं निकली। जब बदबू आने लगी तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, फिर मैंने लाश के टुकड़े किए और आग लगा दी। और ये सारी चीजें वो हंसता हुआ बोल रहा था। पुलिस भी उसकी बातें सुनकर उसके करीब बैठकर डर गई थी कि कैसा है नौजवान। खैर बाद में उसकी साइकेट्रिस्ट बाकी लोगों से वो हुआ, फिर ये पता चला कि इसके दिमाग में कुछ खुराफात है। लेकिन 4 कत्ल के मामले में उसको पकड़ा गया, जेल भेजा गया, मुकदमा अब भी जारी है। तो ये थी आज की कहानी। तो कहानी खत्म करूं वही अपना सिलसिला, और हाँ फिर आपको याद दिला दूं कि आज ये कहानी है और ये बर्थडे विश कल से मैं, चूंकि आज देर रात ही मैं निकल जाऊंगा, फ्लाइट है लेट नाइट की, तो कल से कहानी तो होगी क्योंकि आपका बहुत ख्याल रखता हूं। तो आपके लिए सारी कहानियां मैंने रिकॉर्ड कर दी जब तक मैं छुट्टी पर हूं। लेकिन बस बर्थडे विशेष और मैरिज एनिवर्सरी की विशेष लौटने के बाद पर कहानी वैसी। तो आज लेकिन विशेष हैं सभी के। आज दिविजा मेहता, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिविजा। और ये भेजा है पूनम जैन जी ने। साथ ही आदित्य पांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। और ये भेजा शुभम पांडे ने। सोनम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनम। और ये भेजा है सचिन विधाते जी ने, उनकी पत्नी है, कल है वैसे 16, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे सोनम जी। इसके अलावा संध्या, इनका भी बर्थडे कल है लेकिन एडवांस में हैप्पी बर्थडे संध्या जी भेजा है विजय कुमार ने। साथ ही गुड़िया जी और नीरज जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, गुड़िया जी और नीरज जी। भेजा है आकाश, शिवानी, मीमू, उमय, अमित, अनूप, पूजा और रश्मि ने। इसके अलावा हाशमी बानो और शमशुल हक, इन दोनों की एनिवर्सरी एडवांस में, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, हाशमी बानो और शमशुल हक साहब। साथ ही यशवंत फलटणकर, इनकी वाइफ की जो है कल इनकी वाइफ का बर्थडे है, तो एडवांस में आपने वाइफ का अपने नाम नहीं लिखा। और दूसरा यशवंत फलटणकर जी की आज एनिवर्सरी भी है, तो वाइफ का तो नाम भेजा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, यशवंत साहब आप और आपकी वाइफ दोनों को आज की एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारकबाद, और कल आपकी वाइफ के जन्मदिन पर भी बहुत बहुत बधाई मुबारक। इसके अलावा मनोज लुखार, थैंक यू सो मच भाई। आशीष राज, थैंक यू सो मच, पक्का आपका नंबर मिल गया मुझे। अंकित साकिया एक कहानी की फरमाइश की है। अनुज भारती, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। प्रीति झा, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि हमेशा फांसी सुबह ही क्यों दी जाती है, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कई ऐसे देश में है जहां रात को भी होती है। लेकिन इसके पीछे मैंने भी पता किया था, शायद इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि क्यों 4, 5 या 6 या 7 या 8 के दरमियान में फांसी होती है। तो इसके पीछे कोई वैसा कानून और रूल नहीं है, लेकिन ये एक सोच है
कि जो ऐसी चीज हो वो सुबह सुबह जब दुनिया सो रही हो। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साथ हो गए। 48 खवातीन के साथ 48। दोस्तों, आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। ये कहानी सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान इस हद तक देख सकता है। आप देखो मैं पढ़ रहा हूँ। नींद उठ हाँ जाएगी बेटा, बहुत अच्छा। और बार बार राम खाना खाता है। शाबाश, तुम जल्दी सीख रहे हो। माँ, अब ये वाला ऐसा पूरा करने के लिए इतना दे सकता है। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी, ये इंसानियत को शर्मसार कर देगी। मगर अफसोस की बात ये है कि ये 100% सच है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2011 की शाम थी। पाकिस्तान के कराची शहर में लियाकताबाद इलाके का कब्रिस्तान। अंधेरा छा चुका था। कब्रिस्तान में काम करने वाले मजदूर बाहर एक जगह बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। अचानक एक आदमी चीखता चिल्लाता बदहवास कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास आ पहुंचा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी हालत देखकर बाकी लोगों की भी हवा खराब हो गई। कब्रिस्तान, रात का अंधेरा, सबके मन में डर समा गया। फिर भी सब इकट्ठा होकर अंदर गए। उस डरे हुए आदमी को भी साथ ले लिया। डरते डरते वे उस जगह पहुंचे जहां वो इशारा कर रहा था, और वहां पहुंचकर उनके भी दोस्तों होश उड़ गए। एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ था। लाश के ऊपर रखा पत्थर का स्लैब हटा हुआ था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। वे लोग उस आदमी से पूछने लगा, क्या हुआ, बोल क्या हुआ। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो लोगों का गुस्सा फट पड़ा। वे उसी वक्त उसे मार डालने वाले थे। किसी तरह संभाला गया और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके थाने ले गई। थाने में पूछताछ शुरू हुई और फिर वो शख्स अपनी पूरी कहानी शुरू से बताने लगा। दोस्तों, उसका नाम था मोहम्मद रियाज। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोदा का रहने वाला था। कुछ साल पहले रोजी रोटी की तलाश में कराची आ गया था। यहाँ आकर वो इधर उधर नौकरी ढूंढता रहा, कभी छोटा मोटा काम, कभी मजदूरी, लेकिन कोई टिकाऊ नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक शख्स से हुई। वजीरा लियाकताबाद के उसी कब्रिस्तान में कब्र खोदने और पानी डालने का काम करता था। रियाज ने अपनी परेशानी बताई तो वजीरा ने उसे अपने साथ काम पर लगा लिया। रियाज अब उसी कब्रिस्तान में काम करने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। कुछ दिनों बाद रियाज को भी कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। शाम के वक्त जब कोई लाश दफनाई जाती तो वजीरा उस कब्र का हिस्सा खोलकर अंदर चला जाता। थोड़ी देर बाद बाहर आकर कब्र को फिर बंद कर देता। पहले कई दिन रियाज चुपचाप देखता रहा। फिर एक दिन उसने पूछ ही लिया। दोस्ती गहरी थी, इसलिए वजीरा ने सारी बात बता दी और फिर रियाज को भी अपने साथ शामिल कर लिया। दोनों का तरीका तय था। वे रोज असर की नमाज लगभग 4 से 6 बजे शाम का इंतजार करते। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज होती है और असर की नमाज शाम को पढ़ी जाती है। जब शाम को कोई लाश दफनाने आती तो दोनों उस पर नजर रखते, खास तौर पर ये देखते कि लाश मर्द की है या औरत या लड़की की। मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक महिला की लाश पर चादर डाली जाती थी, वो उनके लिए निशानी थी। वे सिर्फ शाम को दफनाई गई ताजी लाशों पर ही नजर रखते, सुबह या दोपहर वाली लाशों को छोड़ देते, क्योंकि तब वहां और लोग भी होते थे। लाश को दफनाने में 2-3 घंटे लगते। रिश्तेदार दुआएं पढ़कर चले जाते। अंधेरा छा जाता। फिर दोनों अपना घिनौना काम शुरू करते। एक कब्र के पैरों वाले हिस्से से थोड़ा खोदता जितना कि एक आदमी अंदर घुस सके। ऊपर पत्थर का स्लैब होता था ताकि मिट्टी ना गिरे। एक स्लैब हटाकर अंदर चला जाता। फिर वो मृत लाश के साथ अपनी हवस पूरी करता, बलात्कार करता। जब एक बाहर आता तो दूसरा अंदर जाता। ये सिलसिला हर उसी ताजी महिला लाश के साथ चलता जो शाम को दफनाई जाती थी। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो गई। वो नशे का आदी था, ड्रग्स लेता था, लेकिन रियाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अकेला ही ये घिनौना काम जारी रखे हुए था। 31 अक्टूबर 2011 की शाम असर के वक्त एक युवा लड़की की लाश दफनाई गई। रियाज की नजर उस पर थी।
2-3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए, रियाज कब्र के पास पहुंचा। हमेशा की तरह एक तरफ से खोला, स्लैब हटाया गया और अंदर घुस गया। अंदर जाकर जब वो अपनी हवस का शिकार बना रहा था, तभी उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी। चादर उसके चेहरे से हटी हुई थी। पहले उसे उसके दांत दिखे, फिर उसकी आंखें। उसकी आंखें चमक रही थीं, उनसे तेज रोशनी निकल रही थी। रियाज के बाद में पुलिस को बताया, जैसे ही मैंने ये देखा मेरी हवा खराब हो गई। लगा कि वो लड़की जिंदा हो गई है या भूत बन गई है। मैं बचने वाला नहीं हूँ। वो इतना डर गया कि ना आगे देखा ना पीछे। चीखता हुआ कब्र से बाहर निकला और बदहवास भागता हुआ दूसरे मजदूरों के पास पहुंच गया। वहीं से पुलिस आई, रियाज को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने 48 महिलाओं की लाशों के साथ कब्र में उतरकर बलात्कार किया था। ये सब पिछले 1.5 से 2 साल में हुआ था। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। लोग गुस्से में भड़क उठे। सब चाहते थे कि शैतान को फांसी मिले। पुलिस उसे कब्रिस्तान ले गई। रियाज ने अपनी निशानदेही पर उन 48 कब्रों को पहचाना जिनके साथ उसने ये घिनौना काम किया था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी को दफनाया था, वे वहां खड़े थे। हर कोई कलेजे पर पत्थर रखे बैठा था कि कहीं उसका इशारा अपनी ही कब्र की तरफ ना हो जाए। जब रियाज इशारा करता, उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी सोचिए, जिस परिवार का कोई लड़का या लड़की या मासूम बच्चा उस कब्र के नीचे हो। दोस्तों, कोर्ट में केस पहुंचा। 48 मामलों की अलग अलग सुनवाई हुई। 8 से 10 मामलों में रियाज को पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। फांसी, बाकी केस अभी चल रहे हैं। दोस्तों, इंसान जिंदगी में बहुत दुख सहता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर उसे चैन ना मिले तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। कहते हैं ना, मौत के बाद इस दुनिया से नाता टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग मरने के बाद भी शांति नहीं छोड़ते। हैरानी की बात यह है कि रियाज आज भी जिंदा है, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। पूरा पाकिस्तान उसकी फांसी का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है जल्द ही बाकी फैसले भी आएंगे और उसे फांसी हो जाएगी। दोस्तों, तो ये थी आज की शॉकिंग कहानी। आपको इस पर क्या राय है? क्या इंसान इतना गिर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, क्राइम से बचने के लिए हम आपको 15 या 20 पॉइंट बताते रहते हैं, तो कहानी के अंत में वो पॉइंट जरूर सुना करें, क्योंकि अगली कहानी में हम ऐसा ही कुछ लेके आने वाले हैं जिससे